मेरा मानना है इंसान को दो बचपन मिलते हैं, पहला उसका खुद का और दूसरा उसके बच्चों के साथ। पहला जिंदगी सिखाता है और दूसरा उसे खुल के जीना। मेरा नाम है दीपक मेहरा और यह है मेरा बेटा दक्ष। हम कैराना उत्तर प्रदेश में रहते हैं और हम हैं द डुओ बिहाइंड जेडी मेहरा गेमिंग। आज से करीब 35 साल पहले मैं, मेरे 3 भाई, मम्मी पापा और एक बहन एक ही कमरे में रहते थे। भैया की शादी के बाद हमने भैया और भाभी के लिए उसी कमरे में एक कपड़े से पार्टीशन अलग बना दिया था। एक शादीशुदा जोड़े के लिए बहुत मुश्किल होता है इस तरह से रहना। यही सब सोच के पापा ने अपने आप को दुकान पर शिफ्ट कर दिया था। पापा के अंदर कुछ थोड़ा सा अल्कोहल को लेके थोड़ा बहुत एक गलत आदत सी थी। दुकान पे जाने के बाद ये आदत थोड़ा बढ़ गई थी। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ छत पे पतंग देख रहा था। पैसे थे नहीं पतंग उड़ाने के लिए, तो अचानक से एक पतंग दिखी कटते हुए जो मेरे घर की तरफ जा रही थी। तो उसे लूटने के लिए मैं भागा। तो जैसे ही मैं घर से बाहर निकला दोस्त के, तो कुछ लोगों ने बोला कि दीपक भाग। जैसे ही मैं गली में घुसा तो वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। जैसे ही मैं भीड़ को पार करके पतंग को लूटने के लिए आगे बढ़ा, सामने पापा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पापा का लीवर फेल हो गया था। जब पापा का देहांत हुआ तो उस वक्त मैं तकरीबन 6-7 साल का था। उनके जाने के बाद हालत बहुत ख़राब हो जाती है, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। एक दिन मम्मी रो रही थी। मुझे लगा शायद भूख की वजह से रो रही हैं। मैंने एक लड़के को बाहर देखा। वो लड़का हाथ फैला के ऐसे खड़ा हुआ था। मैंने ऐसे किया, मैं उसके पास जाके खड़ा हो गया। जैसे मैंने हाथ फैलाए तो अचानक से मम्मी आई और मुझे पकड़ के सीधा घर के अंदर ले गई और मुझे समझाया कि ज़िंदगी में ऐसी हरकत कभी मत करना, हिम्मत रखना और मेहनत करके कमाना। थोड़ा बड़ा हुआ तो मम्मी ने मुझे दीदी और जीजा जी के पास भेज दिया, टिहरी गढ़वाल में। वहाँ पे मेरे अंदर का क्रिकेटर बाहर निकला। सब लोग मुझे लिटिल मास्टर बोलते थे। कुछ टाइम के बाद 9th 10th में एक बड़ा टूर्नामेंट में खेल रहा था। उस टूर्नामेंट में मैंने लगातार 4 50s लगा दी। तो एक कोच की नज़र मेरे ऊपर पड़ी और मुझे अपने पास बुलाया। बोला कि बहुत अच्छी बैटिंग है तुम्हारी। तो उन्होंने बोला कि मुझे अपना 1 साल दे दे और मैं तेरे को सीधा अंडर 19 में तेरा सिलेक्शन करवा दूँगा। तो मैं उस वक्त बहुत खुश हुआ और भैया को बताया। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा हल्की होने की वजह से भैया ने मना कर दिया। मुझे लगा कि एक तरह से सपना टूट गया था। उसके बाद मैंने ये सब छोड़ दिया, क्रिकेट वगैरह छोड़ दिया और पढ़ाई पे ध्यान देने लगा। बीकॉम सेकेंड ईयर में मैंने अपनी सबसे पहली जॉब पकड़ी, सेल्स एग्जीक्यूटिव की। 1200 रुपये से स्टार्ट किया था। धीरे धीरे जॉब चेंज करता रहा। मार्केटिंग में अपने आप को पूरी तरह से ढाल दिया था। कुछ टाइम बाद रेनू से शादी होती है और थोड़ा जिम्मेदारी भी बढ़ती है। उसके बाद मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन आता है, जिस दिन दक्ष का जन्म हुआ। जब मैंने दक्ष को पहली बार अपनी गोद में लिया तो एक जिम्मेदारी का बोझ तो एहसास हुआ, लेकिन इस बोझ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। फिर मेरे पास अपने एक फैमिली फ्रेंड का एक कॉल आता है। वो बताते हैं कि वो देहरादून में एक BNB का बिज़नेस करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे पार्टनरशिप ऑफर भी किया। मैंने हाँ कर दिया। दीप देहरादून में रहते थे और मैं यहाँ बिजी रहती थी। दक्ष स्कूल से घर, काफ़ी इसकी पढ़ाई थोड़ी लो चल रही थी। उस वक्त रेनू के पास दक्ष के स्कूल से कंप्लेन आती है कि दक्ष काफ़ी टाइम से अपना होमवर्क नहीं कर रहा है। रेनू दक्ष की लंका लगानी शुरू कर देती है। तो मैं इसको डांट रही थी कि क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, कैसे करोगे और क्या बनोगे लाइफ में। तब दक्ष एक धीमी सी आवाज़ में बोलता है, मुझे यूट्यूबर बनना है। उस टाइम मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, लेकिन मैं मौसी के फ़ोन में फ्री फायर मैक्स खेला करता था। मेरा गेम अच्छा था, लोग बोलते थे ओपी ओपी, तो मैंने सोचा सब लोग मेरा गेम देखें। उस टाइम बाकी यूट्यूबर्स को देखता था, 2 साइड गेमर, आदि टैग, तो लगता था ये फन है, उनके जैसा बनने का मन था। एक्चुअली उस टाइम मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि यूट्यूब आखिर होता क्या है। यूट्यूब से पैसा कमाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन दक्ष ने पहली बार सामने से अपना सपना कुछ शेयर किया था हम लोगों के साथ में, तो मुझे ऐसा भी लगा कि मैंने दक्ष में अपने आप का, अपना खुद का बचपन देखा। तो मैंने दक्ष से पूछा, बेटा अब मुझे बताओ कि आखिर ये यूट्यूबर होता क्या है। आप ही सोचिए ज़रा कि एक 40 साल का अधेड़ इंसान कहाँ इन बच्चों की दुनिया में घुस रहा था। फिर दक्ष ने मुझे बताया कि मुझे फ्री फायर मैक्स का यूट्यूबर बनना है। तब मुझे ध्यान आया कि हाँ, ये खेलता तो है, एक गेम खेलता तो है। उसके बाद मैंने गेम डाउनलोड किया, उसे देखा, समझा। फिर मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा और सीखना शुरू किया कि आखिर इंट्रो कैसे देते हैं, यूट्यूब पे पोस्ट कैसे करते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं। जब मुझे थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया
तो मैंने बिजनेस को होल्ड पे डाला और दक्ष को बोला कि चलो एक चैनल ओपन करते हैं। तो चैनल बनाने के बाद एक दिन में लगभग 250-300 सब्सक्राइबर्स हमारे हो गए थे। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर दिया। अब जब देखा कि उस पे व्यूज कितने आ रहे हैं, सिर्फ 4 और 5, मैंने सोचा था कि 6 महीने में 10,000 सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे तो मैं ये सब छोड़ दूंगा। 1 साल बीत गया, लेकिन 10,000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत दूर थे। उस 1 साल में मैं घर से सिर्फ 4 बार बाहर निकला था, 1 बार शादी में और 3 अंतिम संस्कार में। बहुत मुश्किल था वो वक्त। अगर रेनू साथ ना होती तो ये सब करना बहुत इम्पॉसिबल था। एमटी का जॉब बहुत टफ होता है। कभी कभी नाइट में इमरजेंसी होती है तो मुझे नाइट में भी जाना पड़ता था, पर ये लोग रात में पूरी रात खेलते रहते थे कि ज़रूरी नहीं है पकड़ लो ये कर लो। ये अपनी एक अलग मेहनत कर रहे थे और मैं अपनी अलग। मेरा रूटीन ऐसा है, सुबह 8 बजे स्कूल, वापसी 2 बजे घर, उसके बाद ट्यूशन, फिर आकर फ्री फायर मैक्स पापा के साथ। मेरे पापा मेरे से ज़्यादा जेंजी है। गेम खेलते हुए स्ट्रीम करते हुए मेरे फ्रेंड है, फिर गेम और स्ट्रीम के बाद मेरे पापा। मैं से एक अनपढ़ यूट्यूबर तो बिल्कुल ही बनाना चाहता। मैंने इसको बोला देखिए मार्क्स की टेंशन मत लो, आप जो पढ़ रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, उस पर ध्यान दो और नॉलेज गेन करो। फिर एक दिन किसी ने कमेंट किया था कि इन बेरोजगार बाप बेटे को कोई लाइक दे दो, इनका घर चला दो। तब मैंने सोचा मैंने किसी का बुरा नहीं कहा, किसी को मैंने कभी किसी का बुरा किया नहीं है, तो मुझे ये सब पढ़ने के लिए क्यों मिल रहा है। मैंने सोच लिया था मैं ये सब छोड़ दूंगा, मेरे बस की बात नहीं। अब देखिए दक्ष एक छोटा सा बच्चा 11 साल का रहा होगा उस टाइम पे। इसने मुझे समझाया कि पापा ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे ऐसे ट्रोलर्स मिलते रहेंगे, आप इनको इग्नोर करो। उसके बाद मैंने इस कमेंट को अपनी कमजोरी ना बनते हुए इसको मैंने अपनी ताकत बनाया। मैंने इस कमेंट का स्क्रीनशॉट लिया और एक वीडियो में पोस्ट करके सब लोगों से पूछा, दोस्तों अपने बेटे के साथ गेम खेल के यूट्यूब पे पोस्ट करना कोई गुनाह है? अगर है तो नीचे कमेंट कर दो, और अगर नहीं है तो ये जो महिला ने नीचे कमेंट किया है इसको जवाब आप दोगे, क्योंकि मैं देता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लोगों ने उस ट्रोलर को टैग कर करके उसकी लंका लगाई थी। आखिरी के टाइम पे उस ट्रोलर ने उस कमेंट को वापस से खुद अपने आप डिलीट किया। अब 1-1.5 साल बीत गया था, 1700 सब्सक्राइबर्स के आसपास भी हो गए थे, लेकिन फिर भी कुछ अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं था। रिश्तेदारों ने तो बहुत कुछ कहा कि जॉब क्यों छोड़ दी, अब कैसे काम चलेगा, दक्ष का तो फ्यूचर ही खराब हो जाएगा। मैं भी थोड़ा सोचने लगी नेगेटिवली कि कैसे होगा, बट इन्होंने मुझसे 1 साल का टाइम मांगा। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, 1 साल बाद देखते हैं। मेहनत के साथ साथ थकान भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन माँ की एक बात हमेशा याद रहती थी। माँ कहती थी कि बेटा हिम्मत रखना और हमेशा मेहनत करते रहना। उस टाइम हम दोनों डुओ खेला करते थे। एक दिन गेम में हम दोनों बाइक पे थे, मैंने देखा एक घर में कुछ बंदे हैं, तो जब उसके पास गए तो मैं उनको एलिमिनेट करने के लिए उतर गया। उतरने के बाद मैंने उनको एलिमिनेट कर भी दिया, लेकिन देखा कि दक्ष तो बाइक लेके फरार। तो उसके बाद जो मेरे मुंह से जो एक वर्ड निकला उसने हमारी किस्मत ही बदल दी। मैंने जब दक्ष को बोला कि दक्ष ये तो मैंने इत्तेफाक से इन्हें एलिमिनेट कर दिया, अदरवाइज मेरे साथ मोए मोए हो जाता। तो जैसे ही मैंने मोए मोए बोला दक्ष हंसा, और मैं जब दक्ष को देखा हंसते हुए तो उस वक्त मेरे दिमाग में एकदम बिजली सी एकदम चमकी और मेरे दिमाग में एक कंटेंट क्रिएट हो गया। मैंने दक्ष को बोला कि मुझे ये जो सिनेरियो हुआ है मुझे ये रिक्रिएट करना है, मुझे दोबारा से करना है, यही वीडियो बनानी है। बस फर्क इतना रहेगा, अभी मैंने एलिमिनेट किया है, मुझे उस वीडियो में एलिमिनेट होना है। आप कहाँ हो दक्षु? हमें वो कंटेंट मिल गया था। 3 दिन तक मैंने कोशिश किया, बार बार चेक कर रहा था, तो 5000 उस पर व्यूज आ गए थे। मैंने सोचा चलो छोड़ो, अगले दिन कुछ और ट्राई करेंगे जो वायरल हो जाए। लेकिन जब अगले दिन मैं उठा और यूट्यूब स्टोरी चेक किया तो मैंने देखा उस वीडियो पे सीधा 50,000 व्यूज थे। मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं चिल्लाया दक्ष दक्ष, उस वीडियो पे 50,000 व्यूज हो गए। 1.5 साल की मेहनत अब रंग ला रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि अपनी खुशी को कंट्रोल कैसे करूं। वीडियो वायरल होने की वजह से हमारे सब्सक्राइबर्स भी धड़ाधड़ बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे मैंने बोला कि मेरी लाइफ में ड्रामा बहुत है। सोचा था ये खुशखबरी मम्मी को कॉल करके दूंगा। मैं सोच ही रहा था तो भैया का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि मम्मी अब हमारे बीच में नहीं रही। भगवान एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ से ले भी लेता है। हमारा हारना मानना सफल तो हो रहा था, लेकिन जिसने हमें सिखाया था वो अब हमारे बीच में नहीं थी। उसके बाद मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था।
लेकिन लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती। अच्छे के बाद बुरा होता है तो बुरे के बाद अच्छा ज़रूर होता है। मोई मोई वाली वीडियो पे 1 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन ऐसे व्यूज़ बढ़े जा रहे थे। वीडियो देखते देखते 10 मिलियन तक पहुंच गए थे और हमारे सब्सक्राइबर्स रातों रात 1700 से 58,000 हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे माँ जाते जाते आखिरी मदद करके चली गई। कुछ टाइम बाद मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस, कमेंट्स आने लगे कि अंकल लाइव करिए। तो मुझे भी लगा हाँ इतने सब्सक्राइबर्स तो हैं कि अब लाइव करना चाहिए। लेकिन 1.5 साल से मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, तो थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा हल्का हो गया था मैं, और रहने के ऊपर थोड़ा प्रेशर भी आ गया था। अब लाइव स्ट्रीम करने के लिए चाहिए था पीसी सेटअप। मैंने देखा कि काफ़ी मेहनत तो कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत इनकी लगी हुई थी, पर फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक होने की वजह से मुझे लगा कि इनका काम ना रुक जाए, तो मैंने अपनी गोल्ड की चैन बेच दी। मोई वीडियो वायरल होने के बाद और पीसी सेटअप हो जाने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया था। मैंने भी ठान लिया था मैं भी उतनी ही मेहनत करूँगा हमारे चैनल के लिए। लाइव स्ट्रीम करना हम लोगों ने शुरू कर दिया था, और शुरुआती दौर में दीवारें ख़राब थी तो बेडशीट को बैकग्राउंड बना के हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट किया था। इतनी मेहनत, इतना हार्ड वर्क करने के बाद जब मैं अपने सब्सक्राइबर्स के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ता हूँ तो सारी थकान से दूर हो जाती है। लाइव स्ट्रीम पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बच्चे स्पेशली बोलते हैं कि आप प्लीज़ मेरे पापा बन जाओ, हम दोनों साथ मिलके अपना एक ड्यूओ बनाएंगे और खूब खेलेंगे। मैंने स्कूल में किसी को बताया भी नहीं था, लेकिन मोई मोई वाली वीडियो के बाद उन सबको खुद ही पता चल गया। अचानक से स्कूल में इज्जत बढ़ गई। और एक बार तो ऐसा हुआ, प्लीज़ मुझे बताने दो। एक्चुअली एक बार ऐसा हुआ कि मैं लाइव स्ट्रीम कर रही थी, तो इनकी क्लास की सीनियर लड़की लाइव पे आई और बोली उसने कि आंटी से बोलो कि मुझसे बातें किया करे, ये मुझसे बात ही नहीं करता। तो फिर मैंने दक्ष को बोला कि आप उससे बात करो, बट वो बहुत शर्मीला है तो इसलिए थोड़ा सा परेशान हुआ। बचपन तो बड़ी मुश्किल से बीता ही था, जहाँ पे हर एक दिन काटना एक जीत के समान होता था। लेकिन अब जाके कुछ सपने देख पा रहा था, शायद इसलिए कि अपने बेटे के सपने को फॉलो कर रहा था। सब लोग पूछते हैं कि अंकल आपका नाम दीपक है, इनका नाम दक्ष है, तो ये जेडी मेहरा क्या है? तो मैं आज बता ही देता हूँ। जे इज़ फॉर जयमल, मेरे पापा का नाम, जिन्हें मैं बहुत मिस करता हूँ। मैं सभी पेरेंट्स को यही एडवाइस करना चाहूँगी कि एक बार अपने बच्चे का भी इंटरेस्ट फॉलो करें। मेहनत करेगा तो जाहिर बात है सक्सेस भी होगा वो, चाहे वो कोई भी फील्ड ऑफ वर्क चॉइस करे। बस इतना है कि कभी बड़ा होके कभी यह ना बोले कि इसके पापा ने इसे वो नहीं करने दिया जो ये करना चाहते थे। मुझे स्कूल में सब बोलते तेरे पापा तो बहुत कूल हैं, लेकिन मम्मी पापा सभी के अच्छे होते हैं। आप अपने पैशन के बारे में उनसे बात करो, क्या पता वो भी आपको सपोर्ट करें। पहले मैं सिर्फ इसका बाप था, आज इसकी स्क्वाड में खड़ा हूँ। इसे पुश करता हूँ, सेफ गार्ड करता हूँ, ताकि ज़िंदगी में कभी मोई मोई ना हो।